बहुत बढ़िया किया जो क्लिक कर दिया, नहीं क्लिक करते तो बड़ा नुकसान हो जाता। आज स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो आज बहुत सारे पॉइंटर्स देने वाला हूं कि सही सोच क्या होनी चाहिए, कौन सी चीजें हमें करनी चाहिए, कौन सी चीजें नहीं करनी चाहिए, किससे बचना है और कौन सा तरीका अपनाना है स्टॉक में इन्वेस्ट करने का, वो सब आज हम बात करेंगे। और साथ में ये जो क्या लिख दिया है 1 लाख से करोड़पति, ऐसा होता है क्या? आज इस पर भी बात करेंगे कि 1 लाख रुपए डाल के छोड़ दिया जाए तो कैसे करोड़पति बन सकते हैं। देखो सर, आपने बहुत बार सुना होगा अपने दादाजी को कहते हुए, पापा को कहते हुए, या किसी पड़ोसी के पापा दादाजी को कहते हुए कि ये जो जमीन देख रहे हो बेटा, ये 40 साल पहले 1 लाख रुपए की थी, काश हमने उस टाइम पे 1 लाख रुपए डाल दिया होता तो आज ये जमीन 1 करोड़ की है, हमारी होती। या फिर कोई शेयर में कहते हुए सुना, अरे ये शेयर में अगर उस टाइम पे 1 लाख रुपए डाल दिया होता तो आज ये 1 करोड़ का होता। आपको क्या लगता है ये मौका चला गया? पापा जी, दादाजी, नाना जी के हाथ से चला गया तो चला ही गया परमानेंट। आज नहीं है ये मौका। अरे चाचा आज भी है। आज अगर ये चीज आपने नहीं किया जो हम बताने वाले हैं, कम से कम 6-7 स्टॉक तो आज नाम लेकर के मैं बता दूंगा कि भैया इसमें अगर आज अगर इन्वेस्ट कर दिए 1 लाख रुपए तो ये भी आपको 40 साल बाद, 35 साल बाद, 30 साल बाद करोड़पति बना के छोड़ेगा। नाम लेके बताऊंगा अभी इसी सेशन में आगे। लेकिन उससे पहले बहुत सारी चीजें हम बात करेंगे जो हमें ध्यान में रखनी है भैया इन्वेस्टिंग के लिए। अच्छा, वो जो स्टॉक के बारे में बताऊंगा उन स्टॉक के लिए भी ये चीज एप्लीकेबल है जो अभी हम बात करने वाले हैं। ठीक है ना? तो मोटा मोटी समझ गए ना? तो अफसोस करने वाले जिन लोगों की बातें आपने सुनी होगी, आप भी उनमें से हो सकते हो। आपका आज का 40 साल बाद, आज का 30 साल बाद आप भी शायद ये बोलते हुए मिलोगे, काश 1 लाख रुपए डाल दिया होता तो आज मेरे पास भी 1 करोड़ रुपए होता। चाचा आप बता रहे हैं ना, आज बताते हैं आज कैसे होगा। ठीक है जी, चलो। तो पहला तो कंसर्न यही है कि काश मैंने 40 साल पहले 1 लाख रुपए डाल दिया होता वाली बात बताऊंगा आज। किस किस जगह पे डाला जा सकता है, कौन कौन से स्टॉक में निवेश इन्वेस्ट किया सकता है कि 40 साल बाद हमरे को भी 1 करोड़, अरे ज़्यादा भी, 1 करोड़ तो कम ही बोल रहा हूँ, 2 करोड़ भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है। कुछ तो ऐसे ऐसे स्टॉक हैं भैया 1 लाख डाल के अगर छोड़ दिए होते ना आज से 40 साल पहले, 40 साल पहले तो नहीं कह सकते, तब तो शेयर का भी अता पता नहीं था। तो लेकिन आज अगर डाल दिया तो 30 साल बाद, 40 साल बाद ये जरूर हो सकता है। कैसे बताता हूं अभी। सर, इन्वेस्टिंग में सबसे पहले एक चीज ध्यान से समझो, लीडिंग, जब भी आपको इन्वेस्ट करना हो ना, लीडिंग सेक्टर को चुनो और उसके लीडिंग स्टॉक को चुनो। लीडिंग सेक्टर कहने का मतलब जो अच्छा काम कर रही है, जो ग्रोइंग इंडस्ट्री है, जो ग्रो कर रही है, जिसका भविष्य उज्जवल हो, जो आगे बढ़ रही है, ऐसे सेक्टर को। अच्छा, ऐसे सेक्टर में कई सारी कंपनियां हो सकती हैं, उनमें जो टॉप की कंपनियां होती है उनको चुनो। लेकिन उसके साथ ही मैंने यहां पे लिखा है, ध्यान रखना, लीडिंग स्टॉक भी पेनी स्टॉक बन सकता है कल को। जैसे एग्जाम्पल में यस बैंक, यस बैंक भी कभी निफ्टी में हुआ करता था, टॉप 50 कंपनियों में हुआ करता था, आज पेनी स्टॉक है, आज छोटा सा स्टॉक बन के रह गया है। तो इस बात का भी ध्यान रखना है, अंधा बन करके पैसा नहीं डाल देना है। पैसा अगर जहां डाले हो तो समय समय पर चेक करते रहना है, देखते रहना मार्केट में क्या चल रहा है, हल्का फुल्का थोड़ा बहुत। उसके साथ ही जिस स्टॉक में आप देख रहे हो उस स्टॉक के साथ उसके कॉम्पिटिटर की ग्रोथ भी देखना जरूरी है। सर, आप जिस स्टॉक में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो, अरे ये तो ताबड़तोड़ स्टॉक है, टॉप पे आज स्टॉक, आज टॉप पे है तो हमेशा टॉप पे रहेगा क्या? सर एक एग्जांपल फिर दे रहा हूं, मारुति वर्सेस टाटा। सर मार्केट कैप में अभी भी देखोगे ना, मारुति सबसे बड़ी कंपनी है भारत की। और जहां कार की हम बात करें तो कार तो वैसे ही लीडिंग सेक्टर है भैया, इतने कार बिक रहे हैं, कार बन रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं, और इस लीडिंग सेक्टर में लीडर है मारुति, नो डाउट। तो क्या मारुति ही मेरा पहला चॉइस होना चाहिए? नहीं सर, आज के समय में टाटा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में लीड कर रहा है, सबसे ज्यादा व्हीकल बिक रहे हैं टाटा के, और ये भरपूर काम भी कर रहा है। और ना सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, आप दूसरे नॉर्मल वाले पेट्रोल डीजल इंजन वाले व्हीकल भी देखो तो टाटा के सेल में भयंकर ग्रोथ हुई है। सर कुछ टाइम पहले 200-250 का स्टॉक था, 800 रुपए पहुंच गया है। तो क्या मारुति पर ट्रस्ट कर लें?
क्योंकि ये सबसे बड़ी है, लीडिंग सेक्टर की लीडिंग कंपनी है ना भैया। कॉम्पिटिटर भी देखो पीछे से कौन आ रहा है, टाटा। तो क्या टाटा पे भरोसा करें? ये आप देखो, ये मैं ना बोलने वाला। अच्छा, क्या टाटा पे आज भरोसा कर लिया तो लाइफ लॉन्ग के लिए टाटा पे करके रखें? कल को कोई झाटा नहीं आ सकता क्या? टा बोल रहा हूं, टू नहीं, कुछ और मत समझना। अच्छा, आ सकता है, कोई भी कंपनी आ सकती है। हमें थोड़ा बहुत चेक करते रहना भैया क्या चल रहा है मार्केट में। लीडिंग सेक्टर है, लीडिंग कंपनी है, हमेशा वो लीडिंग रहेगी ऐसा नहीं है, ठीक है ना। हर तरफ देखने वाली कंपनी भी नहीं, देखने नहीं, दिखने, हर तरफ दिखने वाली कंपनी भी कंप्लायंस दिखने, कहने का मतलब मैं ये है कि जो ऐसी कंपनी जो आपको चारों तरफ दिख रही है, अरे इधर भी दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है, हर आदमी के फोन में है, अरे नाम चारों तरफ उस कंपनी का है, तो कई बार हमें लगता है अरे कंपनी बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, हर तरफ दिख रही है, इसमें डाल देते हैं पैसा। सर वहां भी कुछ कंप्लायंस का इशू हो सकता है, कुछ कानूनी पेच हो सकते हैं, कुछ उसका अंदर गड़बड़ घोटाला हो सकता है, वो अंदर का तो हमें नहीं पता। सीधा एग्जाम्पल है पेटीएम का। अभी पेटीएम के पेमेंट बैंक को बैन कर दिया ना, क्योंकि कब से उसमें कंप्लायंस का इशू चल रहा था। आरबीआई बोल रही थी अपना ठीक करो, रूल्स रेगुलेशन ठीक करो, हमारे रूल को फॉलो करो, नहीं कर रहे थे, कर दिया बेड़ा गर्क। तो ऐसा भी नहीं है कि जो कंपनी हर तरफ दिख रही है वो अच्छी ही है, जिसका नाम चारों तरफ फैल रहा है वो अच्छी ही, ऐसा भी नहीं है। तो फिर कैसा है? आओ ना, आगे तो बता ही रहा हूं, अब ये पूछ रहे हो। सर अवॉइड पेनी स्टॉक इन बिगिनिंग, हाँ ये बड़ा कंसर्न है सर, बहुत लोग परेशान रहते हैं इस सवाल को लेकर। सवाल क्या है सर? एक सवाल मैं ही पूछ देता हूं, दोनों में से कौन सा शेयर बाय करें? सर एक 10 रुपए वाला शेयर या 1000 रुपए वाला शेयर? सर ज़्यादातर लोगों का सवाल होगा 10 रुपए, आंसर होगा 10 रुपए वाला शेयर। क्यों? 10 रुपए वाला शेयर जल्दी डबल हो सकता है, 1000 रुपए वाला शेयर जल्दी डबल नहीं होगा। अरे चचा एक बात बताओ, शेयर या 10 रुपए का है, आपके पास जेब में 1000 रुपए हैं, औकात ही 1000 रुपए की है, तो अब 1000 रुपए का शेयर आपने ले लिया है 10-10 रुपए का मल्टीपल्स में, ये 10 रुपए डबल हो गया, आपका पैसा कितना हुआ? 1000 का 2000 हो गया, बढ़िया बात है। अच्छा 1000 ही रुपए थे तो इस कंपनी का आपने एक ही शेयर लिया, ये भी डबल हो गया, कितना पैसा बना? 2000 रुपये। अरे दोनों केस में तो 2000 बन रहा है। अच्छा अब आप ये कह सकते हो कि सर इसके डबल होने के चांसेस ज़्यादा हैं, इसके चांसेस बहुत कम हैं। तो सुनो मेरी बात, इधर आओ, कान लगाओ जरा। एमआरएफ शेयर का देखे हो, नाम सुने हो? वो जब 20,000 का था ना, तब भी लोग कहते थे डबल थोड़ी होगा, अरे 20,000 इतना महंगा चला गया। सर 40 का हो गया, तब भी लोग कहते थे अब डबल थोड़ी होगा, 40 का हो गया है। सर 80 का हुआ, जब 80 का हो गया तब, अरे सर अभी 1 लाख से ऊपर का शेयर है वो, एक शेयर की कीमत 1 लाख रुपए से ज्यादा है। तो आप कह ही नहीं सकते कि डबल नहीं हो सकता। हाँ एक बात से आपकी सहमत हूं मैं कि समय लगता है डबल होने में, इतनी जल्दी नहीं। अगर शेयर स्ट्रांग है, कंपनी स्ट्रांग है, अच्छा काम कर रही है तो डबल होगा, लेकिन समय लगता है उसमें। तो अगर ये बात है तो मुझे एक बात बताओ सर, ये 10 रुपए वाला शेयर 5 रुपए होने के चांसेस कितने हैं, और इस 1000 रुपए के शेयर 500 रुपए होने के चांसेस कितने हैं? यानी कि दोनों में से कौन सा ऐसा शेयर है जिसके आधा होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है? सर अगर बड़ी कंपनी है, अच्छी कंपनी है, तो आधा होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। लेकिन अगर छोटी कंपनी है, पेनी स्टॉक है, तो सर उसके आधा होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, उसके जीरो होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा पैसा क्यों लगाना जो कि आपका घट के आधा हो सकता है, जीरो हो सकता है, पैसा खराब हो सकता है। मेहनत की कमाई इसीलिए कमाए हो क्या? इससे अच्छा थोड़ा सेफ खेलो, अच्छा खेलो, रिस्क कम लो, अच्छी कंपनी में पैसा लगाओ। सर अगर कंपनी अच्छी है, स्टॉक अच्छा है, तो डबल होगा, समय ज़रूर लगेगा। ठीक है, आंसर मिला। अगर आप नए हो तो पेनी स्टॉक में नहीं जाना, हमेशा लार्ज कैप में, शुरुआत जहां से हमने किया सेशन का, लीडिंग सेक्टर के लीडिंग कंपनी को पिक करो। लेकिन उसके साथ 2-3 एग्जांपल भी दिया, उसको भी ना भूलना। ठीक है, अब राइट अ जेन्युइन रीजन, राइट वन जेन्युइन रीजन बिफोर बाइंग एनी स्टॉक। सर ज्यादातर लोग जो स्टॉक खरीदते हैं ना, अरे भाग रहा है, एक हफ्ता से देख रहे हैं भाग रहा है, 2 हफ्ता से, अरे भाई मौका छूट ना जाए, लगा दो, और पैसा लगाते हुए शेयर टप से नीचे आ गया।
यही होता है ना, ये भी मार्केट में एकदम बात चल रहा है, मेरा ये वाला दोस्त भी बात कर रहा है, वो भी बात कर रहा है, ऑफिस में बात हो रहा है, पड़ोस में बात हो रहा है, ये यहाँ भी बात हो रहा है, वहाँ एक शेयर की बात हो रही है, बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, पिछले 1 महीने से बढ़ ही जा रहा है, लगा दो, और जैसे ही लगाया वो टप से नीचे हो गया। ऐसे होती नहीं इन्वेस्टमेंट ज़्यादातर लोगों की। मैं आपसे सिर्फ इतना कहता हूं, किसी भी स्टॉक में पैसा लगाने से पहले एक जेन्युइन रीजन कागज पर लिख डालो। जेन्युइन रीजन, क्या रीजन वही है कि चिंटुआ के पापा ने बोला है लगाने को? क्या रीजन यही है कि ऑफिस में किसी ने बोला है? क्या रीजन यही है कि हम चारों तरफ देख रहे हैं, सब लोग पैसा उसमें डाल रहे हैं तो हम भी डाल दें? अगर ये ऊट पटांग रीजन है तब तो मत ही डालो। एक जेन्युइन सॉलिड रीजन होना चाहिए कि भैया ये जो स्टॉक है ना, पिछले 15 साल से मैं देख रहा हूं डुबकी लगाता है लेकिन वापस उठ जाता है, और इस कंपनी का बिजनेस भी क्या सॉलिड चल रहा है, कोई कंपटीशन में है ही नहीं, दूर दूर तक नहीं है, अब मैं इसमें पैसा लगाऊंगा। ये रीजन होना चाहिए ना। जेन्युइन रीजन अगर लिख सकते हो तो लगाओ, नहीं लिख सकते हो तो छोड़ दो। ठीक, ये ख्याल रखना। अब स्टॉक मस्ट नॉट बी योर फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। स्टॉक इन्वेस्टिंग कभी भी आपका पहला इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए सर। अगर आपने अब तक कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखा तो स्टॉक इन्वेस्टमेंट कभी भी आपका पहला इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। कौन सा इन्वेस्टमेंट हमारा सबसे ऑन प्रायोरिटी होना चाहिए, सबसे ज्यादा जरूरी इन्वेस्टमेंट कौन सा है, बात करता हूं। मैं कई बार कह चुका हूं, एसआईपी वगैरह, स्टॉक इन्वेस्टिंग वगैरह, ये सब सेकेंडरी है सर। पहला इन्वेस्टमेंट कुछ और होना चाहिए, या अब तक वो इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है तो सबसे पहले वो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, बाकी सबको साइड करके। कौन सा है और क्यों है? सर एक बात इमेजिन करो, मिसहैपनिंग किसी के साथ भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है। हम में से कोई नहीं सोच सकता कि हमारे साथ मिसहैपनिंग होगी या कब होगी, कोई सोचता भी नहीं है। हमेशा हम सोचते हैं किसी और के साथ ही होगी, हमारे साथ क्यों होगी, लेकिन हो तो किसी के साथ भी सकती है। तो कल को भगवान ना करे कोई मिसहैपनिंग अगर हो जाती है तो ये सारा पैसा जो हमने डबल करा, 3 गुना करा, 10 गुना करा, ये सारा पैसा हॉस्पिटल वाले लेकर के जाएंगे सर, इलाज में खर्चा होगा सर। तो क्या करें, ये हमारी जमा पूंजी कोई और लेकर के ना जाए, हमारे परिवार वालों को मिले हमारे बाद। तो सर इसका तरीका है, अपने आप को सबसे पहले इंश्योर करो, और वो भी टर्म इंश्योरेंस के जरिए। क्योंकि कल को कोई भी मिसहैपनिंग होती है तो वो इंश्योरेंस वाली कंपनी आपके ना रहने की भरपाई करे, साथ ही ये वाला पैसा पूरा का पूरा आपके परिवार को मिले। और बात जब टर्म इंश्योरेंस की आती है तो कौन सा टर्म इंश्योरेंस सही होता है? टर्म इंश्योरेंस हमेशा ऐसी कंपनी से लेना चाहिए जिसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो अच्छा हो। तो आज हम ऐसी ही एक कंपनी की बात कर रहे हैं, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। इसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो 99.51% है एज पर 2022-23 के ऑडिटेड फाइनेंशियल के अकॉर्डिंग। और मजे की बात यह है कि टर्म इंश्योरेंस के लिए आपको बहुत भारी भरकम प्राइस पे करने की जरूरत नहीं होती है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर आपको टर्म इंश्योरेंस मिल जाता है। आप जितने कम उम्र में ये इंश्योरेंस लेंगे आपको उतना ही कम प्रीमियम देना होगा, और यही कम प्रीमियम लाइफ टाइम के लिए लॉक भी हो जाता है। तो चलिए देखते हैं प्रीमियम कैलकुलेटर के जरिए। यहां पर मैं अपने डिटेल फिल करता हूं और ईयर ऑफ बर्थ में मैंने 1999 डाल करके मैं आगे बढ़ जाता हूं। अब आप देख रहे हैं 2 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस 60 साल के लिए सिर्फ 1378 रुपए का है, और वहीं 1 करोड़ का सिर्फ 867 रुपए का। इतना ही नहीं, एक नॉमिनल अमाउंट देकर आप 64 टाइप के क्रिटिकल इलनेस को भी कवर कर सकते हैं अपने बेस प्लान के साथ। मतलब कल को कोई एक्सीडेंट या क्रिटिकल इलनेस डायग्नोस हो जाए तो आपकी फैमिली पर फाइनेंशियल बर्डन ना आए। तो सर सही समय क्या है टर्म इंश्योरेंस लेने का? अभी के अभी, राइट नाउ। तो जल्दी से जल्दी डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक का इस्तेमाल करके मैक्स लाइफ की साइट पर जाइए और अपने आप को अभी के अभी इंश्योर कीजिए। अब क्या स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना रिस्की है? इसका जवाब आप पर छोड़ता हूं मैं। क्यों? मारवाड़ियों की एक स्ट्रैटेजी मुझे बड़ी अच्छी लगती है। स्ट्रैटेजी वो कहते हैं, जिस चीज के बारे में हमको नहीं आता, जिस धंधे के बारे में हमको नहीं आता, उसमें रिस्क है। तो रिस्क खत्म करने का एक ही तरीका है, उस धंधे के बारे में सीख लेते हैं। जिस धंधे के बारे में हमने सीख लिया उसमें रिस्क खत्म हो गया। सिंपल सी बात है, पानी में अगर तैरना नहीं आता तो पानी में रिस्क है, साइकिल चलाना नहीं आता तो साइकिल चलाने में रिस्क है, पैदल चलना नहीं आता तो पैदल चलने में भी रिस्क है। ऐसे ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना नहीं आता तो स्टॉक मार्केट में रिस्क है। सर जो भी चीज आपको नहीं आती उसमें रिस्क तो भरपूर है, और जो चीज आपने सीख लिया उसमें रिस्क खत्म नहीं कह सकते, कम से कम कह सकते। तो रिस्की है कि नहीं है? सर अगर आता नहीं है, सीखा नहीं है, समय नहीं लगाया तो बहुत रिस्की है। लेकिन धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा अगर समय लगाते चले गए तो एक टाइम पे आप रिस्क को खुद ही आप खत्म करते चले जाओगे, कम करते चले जाओगे। ठीक है। अब
ऐसा इन्वेस्टमेंट जो आपका मेंटल बैलेंस और बैंक बैलेंस को बिगाड़ दे, ऐसा इन्वेस्टमेंट को अवॉइड करो सर। कई बार कमेंट में सवाल पूछते हैं लोग जब हम SIP या किसी अच्छे स्टॉक की बात कर रहे होते, ग्रोथ की बात कर रहे होते, सर लोन लेकर डाल सकते हैं क्या? अरे भैया तुम क्या बात कर रहे हो यार, स्टॉक मार्केट में कोई लोन लेके पैसा डालता है? कैसी बात कर रहे हो सर? भविष्य इतना श्योर थोड़ी है जो लोन लेकर के हम डाल दें। हाँ, लोन लेके आप तब डाल सकते हो जब एकदम माहिर बन चुके हो, आपको पता है इस स्टॉक का गुणा भाग गणित फ्यूचर पास्ट सब पता है। जैसे वो कौन थे, नाम भूल रहा हूं मैं, नाम ही भूल गया मैं, उनको लोन मिला नहीं था किसके लिए, तो चलो कभी याद आएगा। तो क्या नाम है यार, उस फेमस है वो, इन्फ्लुएंसर भी हैं, उनको बड़ा गाली गलौज वाला भी चक्कर हुआ था, लोन नहीं मिला था, बहुत गाली गलौज का ऑडियो क्लिप वायरल हुआ था, मैं नाम ही नहीं याद आ रहा, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। तो होता ये है सर कि जब आप पूरा श्योर हो, श्योर का मतलब ऐसा नहीं कि आपको लग रहा है होबे करेगा, फैक्ट्स के बेस पे, डेटा के बेस पे अगर श्योर हो तब तो ठीक है, लेकिन ऐसा करने की ऐसा करना रिकमेंडेड बिल्कुल भी नहीं है सर। आप इतना पैसा ही लगाओ जितना चला जाए तो ज़्यादा गम नहीं है। हालांकि ये बहुत बिगिनर वाली बात है, ऐसा कोई थोड़ी करता है, मैं खुद भी ऐसा नहीं करता, लेकिन ये कहने वाली बात है फॉर द सेफर साइड। लेकिन इसके अगेंस्ट ये भी सच है कि बहुत ज़्यादा लोन लेकर के पैसा एकदम बैंक को हिला करके डाल दिया उसमें, ऐसा कि मेरा मेंटल टेंशन में रह रहे, पैसा डाल दिया कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए, कुछ बैंक बैलेंस खाली कर दिया, स्टॉक मार्केट में डाल दी। ऐसी हरकतें नहीं करनी है, ऐसी हरकतें बिल्कुल भी नहीं करनी है सर। अब और क्या क्या है, तो सर मोटिवेटेड और आशावादी लोग हमेशा फंसते हैं। जब जब आपको लगेगा मार्केट आपकी लगाएगा, बड़ी अच्छी बात है ये देखो हर जगह पे मोटिवेशन चलता है, चाहे पढ़ाई में हो, बिजनेस में हो, लेकिन स्टॉक मार्केट में मोटिवेशन नहीं चलता है। अगर आप मोटिवेटेड होकर के स्टॉक मार्केट में आएंगे तो हमेशा पिटेंगे, हमेशा। देखो मोटिवेशन एक ऐसी चीज है जो आपको अंदर से बूस्ट करती है कुछ काम को करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए, तुरंत यस गो हेड करने के लिए। लेकिन हमें स्टॉक मार्केट में वही तो नहीं चाहिए। स्टॉक मार्केट में अगर कोई चीज चलती है तो डर, सर डर का होना बहुत जरूरी है। जब आपके पास डर है, जब आप डर रहे हो डिसीजन लेने से ना, तो आप सही डिसीजन लोगे स्टॉक मार्केट में। क्यों? क्योंकि जब आदमी डरता है तो एनालिसिस करता है, रीड करता है, चार चीजें और देखता है पैसा लगाने से पहले, और जब ये सब हरकतें वो करता है तब वो सही डिसीजन लेता है। लेकिन एक ऐसा आदमी किसी की गाड़ी, किसी का बंगला, किसी का शोहरत, किसी का पैसा, लाइफस्टाइल देख करके मोटिवेट हो गया, अरे स्टॉक मार्केट से इतना पैसा कमा लिया हम भी लगा देते हैं, तो फिर तो उसकी लगेगी। जब जब आपको लगता है मार्केट आपकी लगाता है, ये बात समझ लो सर। वो एक डायलॉग था ना फिल्म का, सिंघम फिल्म का, ते म्यूजिक सिस्टम बजता है और मेरा सिस्टम बजाता है। ऐसा ही स्टॉक मार्केट कहता है कि जब जब तेरे को लगता है मैं तेरा लगाता हूं, जब जब तेरे को लगेगा मैं तेरी लगाऊंगा, ऐसा स्टॉक मार्केट कहता है। तो लगने वाला काम मत करो, मोटिवेटेड रह करके बहुत ज़्यादा आशावादी होना स्टॉक मार्केट में अच्छा नहीं है। डरने वाला आदमी सही डिसीजन लेता है स्टॉक मार्केट में, ठीक है जी। डरना जरूरी है, ये बात हमने कर लिया अभी के अभी। दूसरा, युधिष्ठिर की तरह कंपनी चुनो सर। युधिष्ठिर की तरह कहने का मतलब सर ऐसी कंपनी चुनो जो प्रिंसिपल्स पे चलती हो। युधिष्ठिर कौन था? हमेशा प्रिंसिपल्स पर चलने वाला, उसके उसूल थे, उसूलों को कभी नहीं तोड़ता था, धर्म के राह को कभी नहीं छोड़ता था वो। ऐसी कंपनी जो हमेशा प्रिंसिपल्स पर चलती है, जो अपने काम के लिए फोकस्ड हो, जो जिनके कंप्लायंसेस के इशू नहीं हो। अभी पेटीएम वाला हाल हमने देखा ना, कंप्लायंस के इशू थे इसीलिए उनका बेड़ा गर्क हो गया। तो जिन कंपनियों का प्रिंसिपल है सर, जो अपने गोल के लिए फोकस्ड है, जो लगातार अपने काम में एक्सेल कर रहे हैं, ऐसी कंपनियों का चुनाव करना ज्यादा फायदेमंद है। अगला, सही टाइम पे एंट्री। सर ये एक मिथ होता है, अक्सर लोग कहते हैं ना कौन से स्टॉक में, इस वाले स्टॉक का सही समय क्या होगा, किस समय में एंट्री करूं, अभी एंट्री करूं क्या, 1 महीने बाद करूं क्या, 2 महीने बाद करूं क्या। तो सर एक बात बताऊं, अगर आपने अच्छा स्टॉक चुना है ना तो उसके लिए सही टाइम कुछ नहीं होता है।
सर कोई भी सही टाइम नहीं जानता स्टॉक मार्केट में। जितने धुरंधर आप देख लो ये न्यूज़ में बैठे रहते हैं, अभी सही टाइम नहीं है, अभी सही टाइम है, अभी सही टाइम होगा, है सब फालतू बात है। सर अगर अच्छा स्टॉक है तो वो अप डाउन करते 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 20 साल 30 साल बाद 40 साल बाद आपको करोड़पति बना देगा, अगर आपका लाख रुपए से ऊपर का अमाउंट है तो। अब देखो कुछ स्टॉक के मैंने नाम यहां पर लिख दिए हैं सर। टाइटन, इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस, टीसीएस, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, एशियन पेंट्स, एचडीएफसी बैंक। आप इनके जरा चार्ट देखो, दिखाई देता हूं, देखो दिखा ही देता हूं मैं आपको इनके चार्ट। टाइटन शेयर मैक्स कर देते हैं। ये देखो सर ग्राफ जरा इनका, देख रहे हो ग्राफ कैसा जा रहा है, कैसा जा रहा है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन करते 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 ऊपर है। अब आपसे पूछता हूं मैं, सही टाइम कैसे डिसाइड करोगे? सर कोविड के समय जब सब सारे प्राइसेस गिरे हुए थे उस वक्त तो आप डर रहे होगे, अरे प्राइस गिरा हुआ कहीं बर्बाद ना हो जाए, सर पैसा लगाना ठीक है क्या? नहीं नहीं निकाल लेते हैं। तो जब सही समय, जब डाउन वाला पीरियड आएगा तब तो आप डरोगे, तब पैसा लगाओगे नहीं, तब इन्वेस्ट करोगे नहीं। और जब भाग रहा होगा तो आप लालची रहोगे, अरे भाग रहा है लगा दे। यही तो खेल होता है ना ज़्यादातर लोगों के साथ। तो सर सही समय पता ही नहीं है। जब गिर रहा है तो हो भी सकता है भैया, गिर रहा है तो गिरते ही चला जाएगा, अब उठेगा नहीं, ये भी हो सकता है। अच्छा जब वो उठ रहा है तो आपके पैसा लगाते ही गिर जाए, ये भी हो सकता है। तो सही समय पहचानोगे सही कैसे सर? ये तो ऐसे ही हो गया किसी आदमी का भविष्य जानना है, कोई नहीं जानता सर। एक अच्छे स्टॉक का सही, अच्छे स्टॉक पहचानने के कई सारे तरीके हैं, लेकिन उस अच्छे स्टॉक पर भी क्या सही समय आएगा, कब डिप आएगा, कब अप आएगा, कोई भी नहीं जानता। अच्छा और मैंने क्या नाम लिया? मैंने नाम लिया ब्रिटानिया। सर ब्रिटानिया शेयर प्राइस मैक्स कर लो, इसको भी देख लो सर। अल्टीमेटली बढ़ ही रहा है ना सर। सर आप अगर कैलकुलेट करोगे 15% CAGR, 18% CAGR के हिसाब से, तो आपको पता चलेगा सर 40 साल में आपका 1 लाख रुपए वैसे ही 1 करोड़ से ऊपर जाना है। कैलकुलेट करके बता दूं, ये देखो लमसम कैलकुलेटर खोल लो आप, लमसम कैलकुलेटर आ गया क्या? आ गया, चलो जो भी पहला लिंक आए। सर आपको 1 लाख रुपए, 1000, 10,000, 1 लाख, 15% मान लो। हालांकि अगर अच्छा शेयर है, ब्रिटेनिया जैसा शेयर, टाइटन जैसा शेयर, एचडीएफसी जैसा शेयर और बजाज फाइनेंस जैसा शेयर, तो 15% नहीं सर, 20 साल 30 साल 40 साल के हॉराइजन में आप देखोगे CAGR तो 20% से ऊपर निकलता है। मैं 15% ले लूँ, आप 15% ही ले लूँ, और इसको अगर मैं 40 साल कर दूँ तो 40 साल में देखो ना सर क्या बन रहा है, 2,67,86,000। सर करोड़पति तो बन गए। हाँ उसका इन्फ्लेशन के हिसाब से उसकी वैल्यू कम होगी, लेकिन करोड़ तो ऊपर जा रहा है ना सर, है वो, हम तो वही समझा रहे हैं भैया 15% के हिसाब से। अच्छा इसको 20% कर लिया तो कहाँ जाएगा ये? 14 करोड़ जा रहा है सर, सिर्फ 5% बढ़ा है, 14 करोड़ जा रहा है, 2 करोड़ से ऊपर चला गया। तो और अगर नहीं किए तो फिर 40 साल बाद आप भी कहोगे काश हमने 1 लाख रुपए उस शेयर में लगा दिए होते, आज हमारे पास 3 करोड़ 5 करोड़ रुपए होता। तो करो ना आज। अच्छा फिर से मोटिवेट ना हो जाना मेरी बात से, अरे सागर सर ने बोला करो, ऐसा नहीं। बहुत सारे कंडीशन मैंने बताए कि वो क्या देखना है क्या नहीं करना है, कॉम्पिटिटर वगैरह वो सब देखना है। आज जो कंपनी बहुत बढ़िया है वो बहुत बढ़िया ही रहेगी, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। इसलिए दिमाग, आँख, कान, नाक की जरूरत तो नहीं है, बाकी ये सब खुले रखने की जरूरत है स्टॉक मार्केट में, अगर पैसा लगाना है या लगा दिया है। ठीक है ना? आओ, कहाँ गया? फुल व्यू कर लो। ऐसे ही सर इन्फोसिस का आप देख लेना, बजाज फाइनेंस का देखना, टीसीएस का देखना, एशियन पेंट्स का देखना, एचडीएफसी बैंक का देखना, ये सब के ग्राफ आपको ऐसे ही मिलेंगे। सही समय कुछ नहीं होता है सर, आप सही समय के वेट करते रहोगे, स्टॉक का प्राइस और ऊपर चला जाएगा। ये भी हो सकता है, फिर आपको बढ़े हुए प्राइस में हो सकता है खरीदना पड़े, नहीं। और जब गिर रहा होगा तो आप डरोगे, अरे गिर रहा है अब तो गिर भी चले, कहीं उठ भी नहीं करेगा। तो इसलिए सही समय कुछ नहीं होता अगर अच्छा स्टॉक है। हाँ अगर आप ट्रेडर हो,
अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो वहां सही समय बहुत मैटर करता है। ट्रेडिंग में तो सही समय का ही खेल है। जिसने सही समय पे एंट्री मारा वो पैसा कमाएगा, जिसने गलत समय पे मारा वो पैसा गवाएगा। लेकिन हम तो बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की ना सर। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो ऑल टाइम इज सही टाइम, ऑल टाइम इज सही टाइम अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो। अगला, कॉम्पिटिटर शेयर का नहीं कंपनी का देखो। कई बार हम क्या देखते हैं, सर इस शेयर का कौन कौन सा कॉम्पिटिटर है, इस शेयर का क्या क्या गणित, क्या क्या गुना भाग कहता है। सर ये सब फालतू की बात है, कंपनी का देखो। सर मैं अगर मारुति सुजुकी और टाटा मोटर में कंपेयर करूं तो आज के समय में मुझे ज़्यादा लोग टाटा मोटर्स की गाड़ियां खरीदते हुए दिखते हैं। आज के समय में मैं ये देखता हूं कि ईवी में किसी को गाड़ी खरीदना है तो टाटा मोटर्स की खरीदता है। सड़कों पर ज़्यादा टाटा मोटर्स देखते हैं। रील्स वगैरह में भी देखो, ज़्यादा सिक्योरिटी की बात करें तो टाटा मोटर्स को दिख रहे हैं। मारुति की सिक्योरिटी कम है, ख़राब होती चली जा रही है। तो मैं कैसे मारुति में इन्वेस्ट कर दूँ? ये सब चीज़ें जब मैं आसपास होता हुआ देख रहा हूँ तो अच्छा, जब मैं ये सारी चीज़ें कंपनियों का प्रोडक्ट का होता हुआ देख रहा हूँ, मारुति सुजुकी टाटा का, तो फिर मैं उसके शेयर पे जाऊँगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ शेयर में देखूँ, मारुति सुजुकी के शेयर में क्या हो रहा है, टाटा के शेयर में क्या हो रहा है, अरे वैसे तो मारुति तो सबसे बड़ा है, फिर मार्केट कैप के हिसाब से मारुति सबसे बड़ा है, सेल वेल में आपको ज़्यादा दिखेगा, तो वैसे तो आदमी मारुति सुजुकी पर ही घुसा रह जाएगा, टाटा पर नजर नहीं जाएगा उसका। लेकिन जो आदमी मार्केट कंपनी को देख रहा है, उसके प्रोडक्ट को देख रहा है, वो टाटा को चुनेगा। ठीक है, मेरा यहां कोई रिकमेंडेशन ऐसा ना चलो ना, हम तो भैया कंपेयर कर रहे हैं। ऐसा हर कंपनी के साथ करो जिस भी कंपनी में आपका मूड बन रहा है इन्वेस्ट करने का। ठीक है ना। बेस्ट होल्डिंग पीरियड किससे पूछा गया था? वॉरेन बफे से, कि बेस्ट होल्डिंग पीरियड क्या है। तो वॉरेन बफे ने कहा था लाइफ टाइम। किसी भी स्टॉक को होल्ड करने का कितने समय तक होल्ड करना चाहिए? 10 साल, 20 साल, 25 साल, लाइफ टाइम के लिए होल्ड सर। तो स्टॉक का पर्पस, किसी इन्वेस्टमेंट का पर्पस ही ये होता है कि आपके बुरे समय में जब आपको ज़रूरत पड़े तब उसको निकालो। तो ज़रूरत के लिए तो अपना काम काज धंधा पानी तो हम कर ही रहे हैं ना, नौकरी चाकरी जो भी कर रहे हैं, तो इसको तोड़ने का हम क्यों सोचें कि हम किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, 10 साल के इन्वेस्ट कर रहे हैं, 20 साल, लाइफ टाइम के लिए काहे को निकालेंगे उसको। और वो जो आपको कंपाउंड होकर के रिटर्न देता है। खेल इन्वेस्टमेंट में कंपाउंडिंग का है सर, पैसे से रिटर्न नहीं मिलता। किसी सेशन में मैंने किया था पूरा कि अमाउंट छोटा हो लेकिन लंबे समय तक हो, और एक अमाउंट बड़ा हो और छोटे समय तक हो, तो रिटर्न छोटे अमाउंट वाला देता है क्योंकि उसको लंबे समय तक कंपाउंड होने का मौका मिला। ठीक है, बाकी इन्वेस्ट करने के लिए डीमैट अकाउंट, फ्री में डीमैट अकाउंट खुलवाना है तो एंजल वन का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। और कुछ सवाल है इससे रिलेटेड तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कुछ भी आपका कुछ चाहते हो मेरे से बनवाना, तो बनवाना कहने का मतलब कुछ सीखना चाहते हो, कोई टॉपिक पर डिस्कशन चाहते हो मेरे से, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। हम आने वाले किसी न किसी सेशन में उस टॉपिक को कवर ज़रूर कर लेंगे। और मैक्स लाइव का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाइए और खुद को इंश्योर कीजिए।